जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बड़ी बैठक में क्या फैसले निकलकर सामने आए। जहां पर ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही कह दिया था कि अगर इस डिजायर मुद्दों पर बात नहीं बनी तो व्लादिमीर पुतिन को बहुत महंगा पड़ेगा और भारत पर भी हम टैरिफ बढ़ा देंगे, भारत को भी मुश्किल में लाकर खड़ा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताएंगे ट्रंप और पुतिन की मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या फैसले निकलकर सामने आए हैं। तो वहीं मीटिंग शुरू होने से पहले क्या क्या बड़े इंतजाम किए गए थे दोस्तों। वहीं मीटिंग शुरू होने से पहले ही लावरोव ने यानी कि रशियन विदेश मंत्री ने एक ऐसा कार्य किया जिससे माहौल गर्मा दिया, यूक्रेन और अमेरिका को दे दिया बड़ा मैसेज। तो वहीं दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने भी मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह दिया ऐसी बात कि अमेरिका को अंदर तक चुभ गई। जी हाँ, वहीं इस मीटिंग की मुलाकात से ठीक पहले बड़े धमाके से दहला अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में मच गई अफरा तफरी। तो वहीं आपको बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा फहराने से रोका, भारतीय दूतावास के बाहर स्वतंत्रता दिवस मना रहे लोगों को धमकी दी है। जी हाँ, बताएंगे कैसे खालिस्तानियों को खटक रही है भारत की आजादी का जश्न। साथ ही साथ आपको बताएंगे मोदी जी ने पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ, जिस पर कांग्रेस हुई हमलावर। तो वहीं दोस्तों लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी और खड़गे, अब कांग्रेस की तरफ से इस पर भी सफाई दी गई है दोस्तों। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने कहा कि पाकिस्तान प्रेम इनको लाल किले तक आने नहीं दे रहा। जी हाँ, तो वहीं कौन बनेगा अगला उपराष्ट्रपति, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना। भारत की अपनी नीति ही स्वतंत्र नीति और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है भारत की। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं पहली सबसे धमाके भरी खबर की। दोस्तों नोबेल पुरस्कार के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान भी हो गया फेल। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई बैठक हुई फेल, नहीं बन पाई बात। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा गेम खेल दिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उल्टा ट्रंप को ही अपने जाल में फंसा लिया। जी हाँ, अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मीटिंग खत्म हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब इस युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग रुक जाए ताकि उनको नोबेल पुरस्कार मिल सके। अब पुतिन के दिमाग में क्या है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये मीटिंग सिर्फ रशिया और यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि 4 देश भारत, अमेरिका, रशिया और यूक्रेन के लिए बड़ी अहमियत रखती है। अमेरिका के अलास्का प्रांत की राजधानी एंकोरेज में ये मीटिंग अभी हाल ही में खत्म हुई है। दोस्तों इस मीटिंग में शामिल होने से पहले ट्रंप ने कहा है कि वे रशिया यूक्रेन युद्ध में आज ही युद्ध विराम करवा कर रहेंगे। मैं चाहता हूं कि युद्ध विराम तेजी से हो, अगर ये आज नहीं होता है तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं चाहता हूं कि बेगुनाहों की जान जाना बंद हो। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं आज इस मीटिंग में फिर क्या क्या हुआ। मीटिंग के बाद व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि बातचीत आपसी सम्मान के रचनात्मक माहौल में हुई। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बीच बहुत गहन बातचीत हुई जो काफी उपयोगी रही। उन्होंने अलास्का शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद तक दिया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा उन ऐतिहासिक उदाहरणों को याद रखेंगे जब हमारे देशों ने युद्ध के सौहार्द और मित्रता की भावना से एक दूसरे का समर्थन और सहयोग करते हुए साझा दुश्मनों को हराया था। मुझे यकीन है कि यह विरासत हमें इस नए दौर में सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पारस्परिक रूप से लाभकारी और समान संबंधों को फिर से बनाने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि वर्तमान अमेरिका रशिया संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे और दोनों देशों के बीच एक बैठक लंबे समय से अपेक्षित थी। पुतिन ने कहा कि रशिया इस संघर्ष को समाप्त करने में सच्ची दिलचस्पी रखता है, लेकिन इसे परमानेंट बनाने के लिए जी हां उन्हें संघर्ष के मूल कारणों को समाप्त करना होगा और रूस के वैध संघर्ष का समाधान करना होगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से सहमत हूं। जैसा कि आज उन्होंने मीटिंग में कहा कि स्वाभाविक रूप से यूक्रेन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से हम इस पर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जिस समझौते पर पहुंचे हैं वो हमें उस लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करेगा और यूक्रेन में शांति का मार्ग
प्रशस्त करेगा। जिसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और बैठक को बेहद उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि हम कई बिंदुओं पर सहमत हुए, मैं कहूंगा कि कुछ बड़े बिंदु जरूर थे, लेकिन अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं जिसके लिए हम मीटिंग करने बैठे थे। हमने कुछ प्रगति की है, जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा वो नाटो और वोलोदिमीर जेलेंस्की को आज की बैठक के बारे में बताने के लिए जस्ट फोन करने वाले हैं। यानी कि इस मीटिंग के बाद वापस अमेरिका पहुंचने के बाद ट्रंप सबसे पहले जेलेंस्की को फोन लगाने वाले हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं कुछ फोन कॉल्स करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। हमारी बैठक बेहद उपयोगी रही और कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। अब बहुत कम बिंदु ऐसे बचे हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है और उन पर बात होना चाहिए। एक शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे पास उस मुकाम तक पहुंचने की बहुत अच्छी संभावना है। हालांकि दोस्तों खुलकर कुछ भी बताया नहीं गया है कि किन किन मुद्दों पर बात बनी और किन किन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इनके आओ भाव से, इनके बातचीत के स्टाइल से दोस्तों क्लियर समझ में आ रहा है कि जो बात अमेरिका ने पुतिन के सामने रखी है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन फूक फूक कर कदम रखते नजर आए हैं और ज्यादातर चीजों पर उन्होंने बात टाली है। वो कैसे, आप इस बयान से समझ जाएंगे। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगली बार आपको मॉस्को आना होगा, यानी कि रशिया के मॉस्को में आना होगा। जिस पर ट्रंप कहते हैं ये एक दिलचस्प सवाल है, इस पर मुझे थोड़ी आलोचना जरूर झेलनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। यानी कि दोस्तों इस मीटिंग का सार ये निकलकर सामने आया है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के हाव भाव को भांपने के लिए इस मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन जो कुछ मूल मुद्दे हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, उस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब ऐसे में दोनों देश वापस लौट रहे हैं और माना यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अमेरिका के इस प्रस्ताव पर फिर से विचार करेगा और फिर जब मॉस्को में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया जाएगा उसके बाद इन मुद्दों पर रशिया क्या चाहता है वो सारी चीजें उजागर करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी एक तरीके से इस मीटिंग को टाल दिया गया है। जी हाँ, हालांकि ट्रंप की बेइज्जती ना हो, ट्रंप की इंसल्ट ना हो, इसीलिए ट्रंप ने अपनी इस बात को ढकने की कोशिश की और कह दिया कि मैक्सिमम जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर बातचीत हो गई है, बस कुछ गैर ज्यादा जरूरी चीजें नहीं बची है, जबकि रियलिटी यही है कि महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी बचे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग के बाद आप समझ सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को फंसा करके अधर में लटका दिया है। ना तो डोनाल्ड ट्रंप इसको ये समझ पाएंगे कि हमारी जो बातचीत हुई है वो सफल भी हुई या नहीं हुई, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनको मॉस्को इनवाइट किया है। अब ऐसे में मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा अकड़ में दिखाई दे रहे थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे थे कि अगर आज पुतिन संग मीटिंग में हर एक मुद्दे पर बात नहीं बनी तो रशिया के लिए इससे बुरा कुछ नहीं होगा। और वहीं भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा कर दिया कि आप मानिए कि ना तो ट्रंप इस मीटिंग को सफल मानेंगे और ना ही इसे खराब मानेंगे। जी हाँ, पुतिन की इस कूटनीति पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। वहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की बैठक के पीछे भारत का सबसे बड़ा फैक्टर है? कैसे भारत का नाम लेकर अमेरिका ने दोस्त रशिया पर तगड़ा दबाव बनाया। इस बैठक का मुद्दा भले ही यूक्रेन में 2022 से चल रहा युद्ध है, लेकिन पर्दे के पीछे एक खास फैक्टर ने काम किया जिससे पुतिन बातचीत के लिए राजी हुए, और ये फैक्टर वैश्विक तेल व्यापार में भारत की भूमिका और अमेरिका के भारी टैरिफ है। दोस्तों, अमेरिका ने रशिया से तेल खरीद के लिए उसके दोस्त देश भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिससे पुतिन पर दबाव बनाने की एक सोची समझी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक साफ साफ कहा गया है कि ट्रंप ने हाल ही में साफ तौर पर कहा है कि भारत पर उनकी ओर से लगाए गए भारी टैरिफ ने व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। व्लादिमीर पुतिन को मजबूर किया कि वो इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने तर्क दिया कि टैरिफ ने प्रभावी रूप से भारत को रशिया के तेल बाजार से बाहर कर दिया। ऐसे में जब आप अपना दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक खोते हैं तो इसका एक बड़ा प्रभाव तो पड़ता ही है। ऐसे में मजबूरन दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग करनी पड़ी। ऐसे में भारत का ये सबसे बड़ा फैक्टर इन दोनों को यहाँ खींच कर लाया है। दोस्तों, वाकई में ये माना जाता है कि रशिया के लिए भारत कितना ज्यादा अहम है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किया आपने वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों कि जैसा दोस्त रशिया भारत के लिए है, क्या कभी अमेरिका बन पाएगा? देखते हैं क्या है आपका जवाब दोस्तों। तो वहीं नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं इसी से जुड़ी, जहां पर
अलास्का में मीटिंग से पहले जब रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दोस्तों वहां पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा टी शर्ट पहना जिसने तहलका मचा दिया। सोवियत संघ वाली वो स्वेट शर्ट पहनकर आए जिसने बहुत बड़ा मैसेज दिया। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने कूटनीतिक तंज से सभी को हैरान कर दिया। दरअसल लावरोव ने गुरुवार को अलास्का के अंकरेज में पहुंचते समय एक स्वेट शर्ट पहनी जिस पर इंग्लिश में CCCP लिखा हुआ था, जो कि सोवियत संघ का रूसी नाम है। ये कदम यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को उकसाने और रशिया के सोवियत गौरव को प्रदर्शित करने का स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। इतना ही नहीं, रूसी प्रेस को चार्टेड फ्लाइट में चिकन कीव परोसा गया जो यूक्रेन की राजधानी कीव के नाम पर आधारित एक व्यंजन है जिसे रशिया का एक और प्रतीकात्मक तंज माना जा रहा है। बता दें कि लावरोव ने जो स्वेट शर्ट पहनी उस पर इंग्लिश में CCCP लिखा था। ये सोवियत संघ यानी USSR का संक्षिप्त रूसी नाम है। ये कदम क्रेमलिन की उस पुरानी राजनीतिक कथा की ओर इशारा करता है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार ये दावा करते रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन एक ही लोग हैं और यूक्रेन की स्वतंत्रता व क्षेत्रीय अखंडता को नकारते हैं। 75 वर्षीय सरगेई लावरोव कभी पश्चिमी देशों में एक कुशल और व्यवहारिक राजनयिक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वे हाल के वर्षों में क्रेमलिन की कट्टरवादी नीतियों के साथ तालमेल बिठाते हुए अधिक आक्रामक और तंज भरे अंदाज में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी इसे ही कहते हैं बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना। एक बहुत बड़ा मैसेज दिया दोस्तों लावरोव ने, क्योंकि लावरोव को पता था कि ये जो मीटिंग है इस पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में जो वीडियोस और फोटोज निकलकर सामने आएंगे वो पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने वाले हैं। इसीलिए यही मौका है साइलेंट तरीके से तगड़ा जवाब देने का। वाकई में दोस्तों इस मैसेज ने वोलोदिमीर जेलेंस्की को तो हिलाकर रख दिया होगा और यूरोपीय देशों को जो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। लावरोव के इस नई कूटनीति पर आपका क्या कहना है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों जब ये दो सुपर पावर देश एक साथ मिल रहे थे, ऐसे में इनके प्रोटोकॉल को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में पारस्परिकता नियमों यानी रेसिप्रोसिटी रूल का पूरा ख्याल रखा गया। दोस्तों कोई भी पक्ष एक दूसरे के दरवाजे को नहीं खोलेगा और न ही दूसरे के वाहनों में सवार होगा। अगर किसी बैठक कक्ष के बाहर 10 अमेरिकी एजेंट तैनात है तो दूसरी तरफ 10 रूसी एजेंट भी तैनात होंगे। एक व्यक्ति ने बताया कि हर चीज का मिलान शरीर से शरीर और बंदूक से बंदूक के हिसाब से किया जाएगा। दोस्तों रेसिप्रोसिटी रूल्स का मतलब ये होता है कि एक नेता के साथ किया गया हर शिष्टाचार दूसरे नेता के साथ भी मेल खाना चाहिए। तो वहीं 300 किलोमीटर के रेडियस में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था। व्लादिमीर पुतिन से पहले अलास्का उनकी कार पहुंच चुकी थी। एंकोरेज शहर को किले में तब्दील कर दिया गया था। इतनी भारी और बड़ी सिक्योरिटी थी। दोस्तों इस मीटिंग में खास बात ये थी कि रशिया का 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 विमान उसी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरेगा जहां अमेरिकी F-22 रैप्टर जेट विमान उड़ान भरते हैं। दोनों जेट का एक हवाई क्षेत्र में होने का ये पहला मामला होगा। अमेरिकी एयरफोर्स के ज्यादातर F-22 विमान इसी सैन्य अड्डे पर तैनात हैं। आर्कटिक में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में रशिया का दबदबा रहा है और उसी दबदबा को दिखाते हुए दोस्तों पुतिन ने सुखोई 57 के साथ अलास्का की यात्रा की। जी हाँ, और रशिया के बॉर्डर एरिया में भी लगातार फाइटर जेट्स उड़ते दिखाई दे रहे थे। यानी कि सिक्योरिटी के मामले में ऐसी सिक्योरिटी थी दोस्तों कि आज तक आपने इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं सुनी होगी। वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन अलास्का की जमीन पर पहली बार मिले एक दूसरे से, तभी अमेरिकी युद्धक विमान उनके ऊपर से गुजरा जिसमें लड़ाकू विमान और एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भी शामिल था। इस बात ने वहां मौजूद सभी मीडिया कर्मियों का ध्यान अपने ओर खींचा। हालांकि क्या ये पुतिन के स्वागत में था या उनकी सुरक्षा में अभी यह साफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि ये पुतिन को अमेरिका की हवाई ताकत दिखाने का बहाना भी हो सकता है। मीटिंग से पहले व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकती है। जी हाँ, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन हमें तो यही लग रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से पहले दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत को बधाई दी और कह दिया कि आज दुनिया में भारत की जगह बहुत खास है। जी हाँ, भारत के विश्वसनीय सहयोगी और करीब 80 साल पुराने मित्र रशिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। भारत स्थित रूसी दूतावास ने आधिकारिक बयान में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी को शुभकामनाएं भेजी और साथ ही नई दिल्ली की सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक
तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता की सराहना की है। अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर बयान जारी करते हुए रशिया के दूतावास ने राष्ट्रपति पुतिन का संदेश साझा किया। इस संदेश में पुतिन ने कहा कि भारत को वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त है और वो प्रमुख मुद्दों के समाधान में हमेशा सक्रिय रूप से योगदान देता है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने संदेश में लिखा कि भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सफलता हासिल की है। आपका देश वैश्विक मंच पर उचित सम्मान प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में सक्रिय रूप से योगदान देता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी रामदेव का भी नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रशिया और चीन के साथ मिलकर भारत करेगा अमेरिका की गुंडागर्दी खत्म। जी हाँ, योग गुरु स्वामी रामदेव ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। हरिद्वार में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योग भवन में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रशिया, चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है। योग गुरु ने इस गठजोड़ को विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश बताते हुए कहा है कि भारत ने अमेरिका के सामने झुकने का नहीं, खड़े होने का फैसला किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला बोलते हुए रामदेव जी ने कहा कि ये न केवल जीवंत है बल्कि तेजी से प्रगति कर रही है। जी हाँ, क्या आप दोस्तों रामदेव जी के इस बयान से सहमति दर्शाते हैं? बताना मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट में मेरा भारत महान जरूर लिखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले बड़े धमाके से दहला अमेरिका। न्यूयॉर्क सिटी में अफरा तफरी, अटकलों का दौर जारी। दोस्तों अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर बड़े धमाके से दहल उठा। भीषण ब्लास्ट के बाद मैनहट्टन में काला धुआं देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में विस्फोट के बाद का नजारा दिखाई दे रहा है, जहां आसमान में धुएं का घना गुबार उठता दिख रहा है। धमाके का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मौके पर सैकड़ों दमकल कर्मी और राहत कर्मी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार सुबह स्थानीय समय अनुसार लगभग 10 बजे मैनहट्टन में 305 ईस्ट 95वीं स्ट्रीट के पास हुआ। ये जगह सेंट्रल पार्क से ज्यादा दूर नहीं है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई। विस्फोट का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है दोस्तों। तो वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगा फहराने से रोका। खालिस्तानियों को खटक रही भारत की आजादी का जश्न, ऑस्ट्रेलिया में रंग में डाला भंग, लहराए झंडे। दोस्तों दुनिया भर में रह रहे भारतीय कल आजादी का जश्न मना रहे थे। भारत की आजादी में कुर्बानी देने वाले भारत माँ के वीर सपूतों की शौर्य गाथा को याद किया जा रहा है। देश के हर गली नुक्कड़ पर तिरंगा लहराया जा रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मेलबर्न में स्थित काउंसिल जनरल के बाहर 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों के कार्यक्रम में बाधा डाली गई। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शांति पूर्वक आजादी का जश्न मना रहे थे, तभी वहां पर खालिस्तानी समूहों ने हंगामा कर दिया और खालिस्तानी झंडे लहराए। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक तरफ स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले भारतीय खड़े हैं जिनके हाथ में तिरंगा लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी खड़े नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में खालिस्तानियों का झंडा है। ये लोग जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। कुछ खालिस्तानी भारतीयों की ओर जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी बीच में आ गई। खालिस्तानियों की हरकत देखकर भारतीय भी पीछे नहीं हटे और डट कर खड़े रहे। भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। हालांकि दोस्तों ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कई महीनों से ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान समर्थक भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। इसी से पहले खालिस्तान समर्थक ने ऑस्ट्रेलिया के बोरोनिया स्थित स्वामी नारायण मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। दोस्तों वाकई में ये बहुत बड़े आतंकवादी हैं और इनकी हरकतें भी किसी खूंखार दरिंदों से कम नहीं है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। हालांकि अब तक इस पर किसी भी तरह के एक्शन की कोई खबर नहीं है। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बीएलए ने ट्रंप प्रशासन को दे दिया तगड़ा जवाब। कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पाक आर्मी पर हमले जारी रखने का कर दिया ऐलान। दोस्तों अमेरिका की ओर से आतंकी संगठन घोषित किए जाने पर बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए भड़क गई। बीएलए ने अपने समूह और अपनी विशेष यूनिट मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने के वॉशिंगटन के फैसले को खारिज कर दिया। गुट के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका बलूच संघर्ष के खिलाफ इस्लामाबाद के औपनिवेशिक नैरेटिव के साथ जुड़ गया है। इससे उनके अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीएलए प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि हमें अपने खिलाफ इस तरह के कदम की संभावना पहले से ही थी। अमेरिका के फैसले से बीएलए हैरान नहीं है और ना ही इससे दबाव में आएगा। बीएलए पाकिस्तान के सैन्य वर्चस्व के खिलाफ प्रतिरोध सेना के रूप में काम करती है और अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। वो अपनी लड़ाई को जारी रखेगी। जी हाँ, वहीं दोस्तों नेक्स्ट खबर बता दें, न्यूजीलैंड में जापान ने खड़ी कर दी अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक समुद्री फौज। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये खबर आपको चौंका रही होंगी। जहाँ कभी बिना फौज के जापान था दोस्तों, आज
जापान ही न्यूजीलैंड के क्षेत्र में अपनी समुद्री फौज तैनात की है। जी हाँ, क्या जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी यानी उसकी कथित संप्रभुता को खत्म करने के लिए फैसला ले रहा है? ये सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहे क्योंकि जापान ने न्यूजीलैंड में अपना एक विराट ऐतिहासिक नौसैन्य अभियान चलाकर चीनी जियोपॉलिटिकल अवसरवाद को चुनौती दी है। विश्लेषकों का कहना है कि जापान के सबसे खतरनाक युद्धपोतों की तैनाती टोक्यो की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। इस तरह जापान ने खुद को चीन के लिए एक राजनयिक विकल्प प्रदान करने की कोशिश की है। न्यूजीलैंड में जापानी नौसेना की भारी तैनाती ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई हलचलें पैदा कर दी हैं। न्यूजीलैंड में हाल ही में भेजे गए जापानी युद्धपोतों और सैनिकों ने बीते 90 साल में पहली बार समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से एक बड़ी भूमिका निभाने का ऐलान किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और एनालिटिक्स जापान के इस फैसले को बढ़ते चीनी भू राजनीतिक अवसरवाद का मुकाबला करने के टोक्यो के मजबूत इरादों से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्या है आपकी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं सबसे वियर्ड खबर आपको हम बता रहे हैं कि खुद नोबेल पुरस्कार को पाने के लिए बेताब ट्रंप नार्वे के मंत्री को टैरिफ पर फोन लगाया और मांगा सम्मान। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कितने बेताब हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट और उनके कुछ अधिकारियों तक ने अलग अलग मौकों पर इस पुरस्कार की मांग कर डाली है। हालांकि अब खबर यह आई है कि अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांगते मांगते ट्रंप ने टैरिफ के बहाने इस मुद्दे को नार्वे के मंत्री के सामने तक छेड़ दिया। गौरतलब है कि नार्वे के नोबेल समिति ही शांति पुरस्कार के लिए नामों का चयन करते हैं। अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पिछले महीने अचानक से ही नार्वे के वित्त मंत्री और नाटो के पूर्व प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग को फोन कर दिया और उनसे कुछ देर तक टैरिफ पर चर्चा की। चौंकाने वाली बात यही रही कि इस बीच ही ट्रंप ने स्टोल्टेनबर्ग से अचानक नोबेल शांति पुरस्कार जीतने पर चर्चा शुरू कर दी। यानी कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतने ज्यादा बेचैन हैं कि वो जबरदस्ती अपने मुंह से और मंत्रालय के सभी मंत्रियों से, राजदूतों से नोबेल पुरस्कार पाने के लिए दबाव डाल रहा है कि वो दूसरे देशों से बात करे और मुझे नोबेल पुरस्कार दिलाए। और यही वजह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहीं भी दो देशों के बीच झड़प देख रहे तो उसको शांत करवाने के पीछे लगे हुए हैं ताकि उनको शांति पुरस्कार मिल सके। आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन वाकई में ये बहुत ही वियर्ड खबर है। वहीं दोस्तों अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ तो कांग्रेस भड़क उठी। दोस्तों कांग्रेस कहने लगी कि उन्हें भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 की उम्र के बाद भी प्रधानमंत्री रह सके। दोस्तों वाकई में इस बयान को सुनने के बाद सियासी हलकों में हंगामा मच गया। पहली बार लाल किले से आरएसएस का जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा कि अगले महीने यानी 27 सितंबर को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। उन्होंने आरएसएस की सदी लंबी राष्ट्र सेवा को गौरवमयी बताते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और अनुशासन आरएसएस की पहचान है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। मैं इसके सभी स्वयंसेवकों को आदर पूर्वक याद करता हूं। तो वहीं दोस्तों मोदी जी के इस बयान पर विपक्ष ने तुरंत हमला किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी की कुर्सी मोहन भागवत की कृपा पर टिकी है। लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके उन्होंने भागवत को खुश करने की कोशिश की। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मोदी को आरएसएस की तारीफ करनी थी तो नागपुर जाकर करते। संघ की विचारधारा संविधान के खिलाफ है। लाल किले से इसकी तारीफ करके मोदी ने गलत परंपरा शुरू की। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी आरएसएस और मोदी पर निशाना साधा और भी बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी दोस्तों मोदी जी के इस बयान की आलोचना की। हालांकि रियलिटी क्या है विपक्ष जानने की कोशिश करता ही नहीं है, बस मौका ढूंढता है कि कैसे मोदी को घेरा जाए। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों? लाल किले से आरएसएस पर दिए गए इस बयान पर आपकी राय क्या है दोस्तों? बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। इसी बीच दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।